हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। नमस्ते। आज हम अपना जो चैप्टर है दैनिक जीवन में रसायन चैप्टर 5 ये ख़त्म हो चुका है और आज इस चैप्टर के हम जो एक्सरसाइज में बुक के क्वेश्चन दे रखे हैं उनको यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं बुक क्वेश्चन एक्सरसाइज के। तो देखो बेटा, पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा है। जो पहला क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है कि क्षार का जलीय विलयन क्या कर सकता है। तो मैं सीधे डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये आपके पूरे चैप्टर की समरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से लिखना है। देखो, क्षार का जलीय विलयन क्या कर सकता है? लिटमस पत्र के प्रति क्या व्यवहार होता है बताओ? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देगा? नीला। और अगर अम्ल का जलीय विलयन उस जगह पर होता तो क्या कर सकते थे? नीले लिटमस पत्र को क्या कर सकता था? वो लाल कर सकता था। अगला क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार के जो विलयन होते हैं विद्युत के प्रति उनकी क्या प्रकृति होती है? तो देखो, अम्ल क्षार के जो जलीय विलयन बनेंगे वे सब के सब विद्युत के सुचालक होंगे। विद्युत के क्या होंगे बेटा? सुचालक होंगे। ठीक है ना? अम्ल का विलयन, क्योंकि अम्ल आयन प्रदान करता है, क्षार का विलयन, क्षार भी आयन प्रदान करता है, तो दोनों के जो जलीय विलयन है वो कैसे होंगे? सुचालक प्रकृति के होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पीएच किन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होता है? तो पीएच क्या है बताओ? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ये हाइड्रोजन आयन लिख दो ना, सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को ही पीएच कहते हैं। क्लियर है? सूत्र का हो ध्यान है, पीएच बराबर माइनस log 10 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अम्लीय विलयन की पीएच कितनी होती है? देखो ध्यान रखिए अम्लीय विलयन की, तो सीधे सीधे लिख दूं मैं, अम्लों का पीएच 0.1 से लेकर 6.9 तक रहेगा। क्षारों का पीएच कंफर्म ध्यान रखना है 7.1 से 14 तक रहेगा। और अगर कोई विलयन उदासीन है तो उसका जो पीएच मान होगा उसका 7 होगा। बिल्कुल क्लियर कट ध्यान रखियो है। अगला क्वेश्चन है, हमारे उदर में भोजन का पाचन किस माध्यम में होता है? याद करो, उदर को मतलब पेट, पेट में भोजन का पाचन कौन से माध्यम में होगा? आपके पेट के अंदर, उदर के अंदर, आमाशय के अंदर कौन सा अम्ल प्रेजेंट है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो माध्यम का आएगा अम्लीय। ठीक है ना? तो यहाँ लिखेंगे हमारे उदर में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में होता है। पीछे को लिख दूं, ध्यान दे, आमाशय, और कोष्टक में लिख दूं कौन सा अम्ल पाया जाएगा यहाँ में? HCl। याद रह जाते। अगला प्रश्न है, अग्निशामक यंत्र बनाने में किसका प्रयोग करोगे? अग्नि शामक यंत्र बनाने में कौन से लवण का उपयोग करें?
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, यानी कि बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। ठीक है। धावन सोडा का सूत्र, धावन सोडा का सूत्र क्या होता है बताओ? Na2CO3 10H2O, यही तो होता है। ये बेकिंग सोडा आएगा, ये धावन सोडा आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण वायु में खुला रखने पर कौन सी गैस देता है? देखो विरंजक चूर्ण सूत्र का होगा CaOCl2। विरंजक चूर्ण का सूत्र भी लिख रहा हूं मैं, को वायु में खुला रखने पर क्लोरीन गैस देता है। कौन सी गैस देगा बेटा? Cl2 गैस, क्लोरीन गैस। क्लियर? समझ में आ रही बात? विरंजक चूर्ण को अगर अब आप लोग हवा में खुला रख दोगे तो इसमें से कौन सी गैस निकल जाएगी? क्लोरीन गैस। अगला प्रश्न देखते हैं। साबुन जो होता है वो कौन कौन से जल में काम करता है बताओ? साबुन केवल मृदु जल में काम करता है और अपमार्जक कठोर और मृदु दोनों प्रकार के जल में काम करता है। तो यहां पर लिख देंगे साबुन केवल मृदु जल में, मृदु जल में कार्य करता है, जबकि अपमार्जक, अंतर में लिखो कि ना लिखो, अपमार्जक कठोर व मृदु दोनों प्रकार के जल में कार्य करता है, दोनों प्रकार के जल में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है मिसाइल निर्माण में हाइड्रोकार्बन पूंछ कहाँ पर होती है? बताओ। जब आपने मिसाइल का निर्माण किया था तो हाइड्रोकार्बन पूंछ कौन सी? हाइड्रोकार्बन पूंछ वही जो इस तरह से डंडा डंडा से बनाए थे, और वो हाइड्रोकार्बन वाला भाग जो कैसा होता है? जल विरोधी, पानी के अंदर घुलनशील नहीं होता। और दूसरा भाग कौन सा होता है? जल स्नेही, जिसको आयनिक सिरा बोला है या ध्रुवीय सिरा बोला है। तो पानी में इनकी व्यवस्था कैसी होती है कि ध्रुवीय सिरा तो कहाँ रहेगा? ऊपर को, और हाइड्रोकार्बन भाग या हाइड्रोकार्बन पूंछ कहाँ रहेगी? जल में अंदर की तरफ। ठीक है ना? तो यहाँ पे लिख देंगे मिसाइल निर्माण में हाइड्रोकार्बन पूंछ अंदर की तरफ होती है। मिसाइल निर्माण में हाइड्रोकार्बन पूंछ जल में अंदर की तरफ होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटॉन ग्रहण करने वाले यौगिक क्या कहलाएंगे? ब्रोंस्टेड लॉरी की अम्ल क्षार की परिभाषा याद करो। प्रोटॉन देने वाले क्या होते हैं और प्रोटॉन लेने वाले क्या होते हैं? प्रोटॉन दाता तो अम्ल कहलाते हैं, प्रोटॉन ग्राही क्षार कहलाते हैं। ठीक है ना? प्रोटॉन ग्राही, और प्रोटॉन को आप हाइड्रोजन आयन से दर्शाते हो। पदार्थ क्षार तथा लिख रहा हूं मैं प्रोटॉन दाता अम्ल
और कौन ने दी संकल्पना? ब्रॉन्स्टेड लॉरी संकल्पना के आधार पर अम्ल क्षार की परिभाषा दी हमने, ध्यान कर लो। ब्रॉन्स्टेड लॉरी की संकल्पना के आधार पर अम्ल क्षार को जब परिभाषित किया गया था तो वहाँ पर बताया गया था कि प्रोटॉन दाता तो अम्ल होते हैं और प्रोटॉन ग्राही क्षार होते हैं। और यहीं पर हमने आपको संयुग्मी अम्ल क्षार के बारे में भी समझाया था। अपने चैप्टर को खोल के देख लेना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखो बेटा, लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल, सूत्र लिख रहा हूं यहाँ को, HCOOH पाया जाता है, ठीक है। लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल है? फॉर्मिक अम्ल। तो अब आपके सामने ये 12 क्वेश्चन आगे, इन्हें फटाफट से उतार लो। और अब मैं अगला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। अगला क्वेश्चन है बेटा, उदासीनीकरण 13 नंबर। उदासीनीकरण से आप क्या समझते हैं? तो देखो, उदासीनीकरण की अभिक्रिया को मैंने आपको समझाया भी है और इसका एक उदाहरण भी दिया है। और इसको चलो मैं यहाँ भी लिख देता हूँ। वह अभिक्रिया जिसमें प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार को एक निश्चित अनुपात में लेकर अभिक्रिया कराई जाती है तो ये दोनों एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं और लवण तथा जल का निर्माण होता है। इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसको ही क्या बोलेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का pH 7 होता है। अगर pH की बात करेंगे ना तो कितने को होगा? 7। और इस अभिक्रिया से जो अभी आपको लवण प्राप्त होने वाला होगा वो कैसा होगा? उदासीन लवण। और उस लवण का भी pH मान कितना होगा? 7 होगा, ठीक है ना। तो देखो, जैसे इसके उदाहरण लिख देता हूं मैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करवाते हैं तो हमको सोडियम क्लोराइड लवण और जल प्राप्त होता है। तो ये वाला जो लवण प्राप्त हुआ है ये उदासीन लवण है। क्लियर? एक उदाहरण और लिख देता हूँ। सल्फ्यूरिक अम्ल को जब आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हो तो पोटेशियम सल्फेट प्लस जल प्राप्त होता है, ठीक है। पोटेशियम सल्फेट प्लस जल प्राप्त होता है। तो ये पोटेशियम सल्फेट जो है उदासीन लवण है। तो ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया आपके सामने आ गई, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेयजल को जीवाणु मुक्त पीने का जो पानी होता है उसे जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किसका उपयोग करते हो? विरंजक चूर्ण का। करने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। और अगर यहाँ पर बात आ जाती है कि पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो फिटकरी लिखेंगे। पीने का पानी जो होता है ना उसको शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? फिटकरी का। और अगर इस तरह की भाषा शैली आती है तो आप विरंजक चूर्ण का। अगला क्वेश्चन है, अम्ल से धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया किस प्रकार होती है? देखो, अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया लिखनी है आपको। धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। तो धात्विक जो ऑक्साइड होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है बेटा? क्षारीय। कोई भी धातु का ऑक्साइड ले लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लीजिए, और यहाँ पर हम ले लेते हैं जिंक ऑक्साइड। ये धातु का ऑक्साइड हो गया, ठीक है ना। अब इसके साथ आप अभिक्रिया कराइए तो हमको यहाँ लवण और जल प्राप्त होगा। ऐसे ये भी एक उदासीनीकरण की अभिक्रिया की तरह संपन्न होती है, ठीक है ना। तो ये धात्विक ऑक्साइड हो गया, जिंक धातु है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा के इसका ऑक्साइड बना लिया। ये अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना। और ये जिंक क्लोराइड क्या बन गया? जिंक क्लोराइड, लवण है और ये जल है। नेक्स्ट देखते हैं, पीएच में पी एवं एच किसको सूचित करता है? देखो, पीएच में पी सूचक है पुषांश का, जिसका अर्थ क्या होता है? शक्ति। तथा H सूचक है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का। आयन की सांद्रता का ध्यान रखना है। पीएच में पी सूचक है पुषांश का, जिसका अर्थ शक्ति होता है, और एच सूचक है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का। अगर आपके उदर में अत्यधिक अम्लता हो गई है तो उदर की अम्लता, उदर की जो अम्लता है, अम्लता से राहत पाने के लिए किसका उपयोग करते हो? एंटासिड। किसका उपयोग करते हो? एंटासिड। और एंटासिड कौन लिख दूँ मैं यहाँ? MgOH का होल ट्वाइस। ये एंटासिड है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या कहेंगे आते? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं, का उपयोग करते हैं, ठीक है। उदर की अम्लता से राहत पाने के लिए, यही तो लिखा था ना हमने उदर की अम्लता में। अब देखो भाई साहब, लुईस के अनुसार क्षार की परिभाषा दो। लुईस जो वैज्ञानिक था उसने क्षार की परिभाषा दी। क्या दी बताओ? इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागने वाले पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागने
वाले पदार्थ लुईस क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लुईस क्षार। और इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने वाले लुईस अम्ल। जो इलेक्ट्रॉन युग्म में ग्रहण करेंगे वे लुईस अम्ल, क्योंकि लुईस अम्ल जो होते हैं उनका अष्टक अपूर्ण होता है, ठीक है ना। और ये अष्टक अपूर्ण होने के कारण इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। अर्थात इनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? अरे चार्ज को मतलब समझें का आवेश। जो लुईस अम्ल में इन पर आवेश होगा धनावेश, और लुईस क्षार होंगे उन पर आवेश होगा ऋणावेश। और अगला प्रश्न है भाई साहब आपके पास, साबुनीकरण की अभिक्रिया। अगले क्वेश्चन में क्या लिखना है आपको? साबुनीकरण की अभिक्रिया लिखनी है। और साबुनीकरण की अभिक्रिया के लिए मैं इसको भाई साहब ऊपर से मिटाता हूँ। साबुन बनाने के लिए किस किस का उपयोग करते हैं? साबुन जो होते हैं वो उच्च बसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। तो साबुन बनाने के लिए आप उच्च बसीय अम्ल जैसे तेल या वसा का उपयोग करते हैं, और उसमें कास्टिक सोडा का जलीय विलयन मिलाते हैं, ठीक है ना। तो देखो साबुनीकरण, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा ये? 19। साबुनीकरण। तो देखो उच्च बसीय अम्ल CH2COOR, CH2COOR, ये उच्च बसीय अम्ल हो गए। तेल जिनते कह सकें, प्लस इसके साथ आपको अभिक्रिया करानी किसकी? सोडियम हाइड्रोक्साइड की। कास्टिक सोडा का जलीय विलयन लेना है ना, और फिर इसको क्या करना है? गरम करना है। फिर इसको क्या करना है? गरम करना है। जब आप गरम करेंगे तो ये यहाँ से टूटेगा और ये यहाँ से टूटेगा। तो इसको आप लोग किस तरह से लिखोगे? प्लस RCOONA, ठीक है ना। तो इसको तो क्या बोलेंगे हम? ग्लिसरॉल। साबुनीकरण की अभिक्रिया का सह उत्पाद, और ये क्या बन गया आपको? साबुन। साबुनीकरण की अभिक्रिया का सह उत्पाद क्या हो गया? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल। और मुख्य उत्पाद क्या है? साबुन। तो ये साबुनीकरण की अभिक्रिया हो गई, ठीक है। अब देखो अपमार्जक की क्या विशेषता होती है? अपमार्जक की विशेषता यही होती है कि अपमार्जक का उपयोग कठोर तथा मृदु दोनों प्रकार के जल में कर सकते हैं। हड्डी टूट जाने पर प्लास्टर किसका चढ़ाओगे? हड्डी टूटने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्लास्टर चढ़ाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस। 21। देखो 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁻⁴। आपके एक्सरसाइज का ये 24वां क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन है तो मैं लिखना आ रहा हूँ यहाँ, या मैं हल कर रहा हूँ भाई डायरेक्ट, ठीक है ना। तो बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, तो देखो दिया है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, इसको बड़ा कोष्टक लगा देते तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताता है। 1 × 10⁻⁴ ये दे रखी है। ग्राम पर मोल, ग्राम मोल पर लीटर, ठीक है ना। तो बिलियन का पीएच निकालना है आपको पीएच निकालना है और बताना है कि बिलियन अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा। तो देखो पीएच, चलो यहाँ लिख देते हैं। हम जानते हैं कि pH बराबर -log10 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ठीक है ना। या pH बराबर -log10 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितने के? 10⁻⁻⁴। क्लियर।
तो अब भाई साहब आपको ये कोष्टक खोलना है लॉग के अकॉर्डिंग। जब लॉग के अकॉर्डिंग इस कोष्टक को आप खोलोगे तो यहाँ पर देखो किस तरह से खोलेंगे, -1 log 10 इंटू -4 log 10, ठीक है ना। माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। और देखो log जो 10 होता है उसकी वैल्यू होती है 1, तो यहाँ क्या हो गया +1 गुणा log 10 क्या हो गया, ये तो क्या है -1 और 1, ठीक है, गुणा -4 गुणा 1, log 10 की जगह पे 1 रख दियो, समझ आ रहा हो ना। अब ये कहा गो -1 गुणा -4 तो बराबर कितने का गो 4। तो बिलियन का pH कितना आ गया, बिलियन का pH बराबर कितना आ गया 4। और बिलियन का जो माध्यम होगा 4 pH में वो कौन सा होगा बताओ, अम्लीय है। 4 अगर pH है तो बिलियन का माध्यम कौन सा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, इसको मैं हल कर देता हूँ। दही या खट्टे पदार्थों को धातु के बर्तन में क्यों नहीं रखते हैं। अगला जो प्रश्न दे रखा है उसको ध्यान से चेक करो, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, है ना। दही और खट्टे पदार्थ होते हैं उनको हम धातु के पात्र में क्यों नहीं रखते हैं। 22 दही या खट्टे पदार्थों में अम्ल उपस्थित होते हैं। प्रश्न तो सुन लियो ना, दही और खट्टे पदार्थों को धातु के बर्तन में क्यों नहीं रखते। तो दही और खट्टे जो पदार्थ होते हैं इनमें क्या होते हैं, अम्ल उपस्थित होते हैं। जो धातु मतलब जो भी धातु ली है आपने, वो धातु वातावरण की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जाएगी, और धातु वातावरण की ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया कर जाएगी तो धातु का ऑक्साइड बन जाएगा। और धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी। अब आपका जो अम्ल है वो किसके साथ अभिक्रिया करेगा, क्षार के साथ करेगा, तो क्या बनावेगो, लवण बनावेगो। जो धातु के पात्र के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं, ये जो लवण बने ये लवण विषैली प्रकृति के होते हैं। ये लवण कैसी प्रकृति के, विषैली की प्रकृति के होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। इसलिए दही या खट्टे पदार्थों को धातु के बर्तन में नहीं रखते। समझ आ गई बात। और अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक यौगिक ए है, देखो क्वेश्चन नंबर 31 आपकी किताब में दे रखा है 31वां प्रश्न। एक यौगिक ए अम्ल H2SO4 से अभिक्रिया करता है और बुधबुदाहट के साथ गैस बी देता है। गैस बी जलाने पर फटफट की ध्वनि के साथ जलती है। ए बी का नाम बताइए, अभिक्रिया का समीकरण देखिए। देखो ए यौगिक है, H2SO4 के संग अभिक्रिया कर रहा है और गैस बी बना रहा है, और ये गैस बी बुधबुदाहट के साथ निकलती है और जब जलाते हैं इसको तो फटफट की ध्वनि के साथ जलती है। तो याद करो फटफट की ध्वनि के साथ कौन सी गैस जली, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस का निर्माण कब होता है,
जब धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं। तो देखो, अगर हम जिंक के साथ H2SO4 की अभिक्रिया करा दें तो ZnSO4 प्लस H2 गैस बनती है। ठीक है ना। यहाँ अभिक्रिया का समीकरण देख लो ध्यान से। धातु ले ले जिंक, H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराए, जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस बन गई। तो पदार्थ ए कौन सा है? जिंक धातु। पदार्थ बी कौन सी है? हाइड्रोजन गैस। और ये हाइड्रोजन गैस ही बुध पदार्थ के साथ बाहर निकलती है और फट फट की ध्वनि के साथ जलती है। ठीक है ना। इस तरह से आपको, ये तो अभिक्रिया का समीकरण हो गया, ये आपका आंसर है। यहाँ से ये तो क्वेश्चन में लिखा था मैंने। अभिक्रिया का समीकरण हो गया, पदार्थ ए और पदार्थ बी की पहचान भी हो गई। ठीक है ना। तो देखो बेटा, बाकी के जो क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं वो सब के सब आपके नोट्स में मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिए थे चैप्टर के अंदर ही, और जो बचे कुछ क्वेश्चन है वो सब के सब मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। तो आपका ये चैप्टर 5 रसायन विज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग पूरी तरह से समाप्त होता है। और अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे मिलेंगे। क्लियर?